नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज जो टेस्ट नंबर है पॉलिटी का, वो टेस्ट नंबर 6 होगा। और जो आज टॉपिक कवर किया है हमने, वो टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आज हम इस क्विज में कवर करेंगे। और जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूं, आप लोग पेन पेपर साथ रखे होंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप नोट कर लें। तो शुरू किया जाए जल्दी से। सबसे पहले एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान भी है, आप लोग कर भी लेंगे। कि आज का पहला प्रश्न जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, आपको बताना है पहले प्रश्न में। ऑप्शंस दिए गए हैं, कहिए तो पढ़ दूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 53। जो आर्टिकल 52 है वहां से राष्ट्रपति शुरू होता है। 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए या होगा, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। जबकि आर्टिकल 53 में बात की गई है दोस्तों कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालक शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। यानी जो भारत में थल सेना, जल सेना, वायुसेना है, उसका सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च सेना नायक होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने वाला व हटाने वाला, युद्ध या शांति की घोषणा करने वाला। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों को जानना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक भी होना आवश्यक है, यानी किसी और देश की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रश्न को, इसमें आंसर था राष्ट्रपति, और बाकी जो बातें बताई वो इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा जब खत्म हो जाएगा तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, क्योंकि पहले ही बताया अनुच्छेद 53 के अनुसार जो कार्यपालिका के समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो बात वही है जो पहले प्रश्न में थी, प्रश्न को खाली ट्विस्ट कर दिया गया था। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, बहुत ही, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी राज्य का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है, राज्य यानी यहां देश की बात हो रही है। जो देश होता है उसको बोलते हैं हम लोग, भारत में ये राज्य और देश की अवधारणा है। जबकि जब एक कंप्लीट राज्य वो चीज़ होती है जिसकी एक जनसंख्या होती है, एक सीमा होती है, ठीक है, एक सरकार, चुनी हुई सरकार या सरकार होती है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक राज्य बनता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। और सरकार का प्रधान कौन होता है आप बताइए? तो जो सरकार का प्रधान होता है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और ये जनता द्वारा चुन करके आता है।
कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन किस पद्धति पर? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। न्यूनतम आयु बतानी है आपको राष्ट्रपति के उम्मीदवार की। प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। जो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह राष्ट्रपति हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया जाना चाहिए, यानी वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा सदस्य बनने लायक होना चाहिए और भारत की नागरिकता के साथ उम्र होनी चाहिए उसकी 35 साल या अधिक। ठीक है। कुछ कार्यालय के धारकों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की भी अनुमति दी गई है, यानी अगर वो ऐसे लाभ के पद पर हैं फिर भी वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर तो हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं या संघ में राज्य मंत्री हैं, तो ये तो लाभ का पद हुआ, लेकिन इनको छूट मिल दी गई है कि ये अब दूसरी बार राष्ट्रपति या फिर पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर सकते हैं। हालांकि जब ये राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाएंगे तो इनको अपनी जो पुरानी सीट है उसको खाली करना होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को है। ये तो बात हो गई राष्ट्रपति के चुनने के उम्मीदवारी से रिलेटेड शर्तों की, लेकिन जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आर्टिकल 55 के तहत होता है। किसके तहत? आर्टिकल 55 के तहत। किस पद्धति पर? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है। जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का वो भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। वोट आवंटित करने के लिए एक विशेष तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और हर राज्य की जनसंख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोट डालने की संख्या के बीच एक अनुपात बना रहना चाहिए, इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार जो पद्धति है इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बाकी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड था वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से रिलेटेड था। 35 साल, भारत का नागरिक और साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता उसके पास होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार नहीं, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आपने देखा भी है कि भारत में कई सारे लोग एक बार से अधिक भी प्रधान और राष्ट्रपति रहे हैं और इसके लिए कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। भारत के राष्ट्रपति अगर आप एक बार निर्वाचित होते हैं, दूसरी बार भी होते हैं, तीसरी बार भी होते हैं, मतलब जितनी बार जीतते रहते हैं, इसके लिए मतलब कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि अन्य देशों में सीमाएं निर्धारित हैं। अमेरिका में भी सीमा निर्धारित है,
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम बार निर्वाचन हो सकता है उसके लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कोई भी स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। मैंने सबसे पहले ही बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहा था आप लोगों से तो चर्चा की थी मैंने कि कौन प्रथम नागरिक होता है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा क्या? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का भी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये बताना है आपको कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष सी ऑप्शन, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा, ये कई बार पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन पीसीएस तक के एग्जाम्स में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर बताते समय आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा या संसद द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये पूछा है प्रश्न में। तो कैसे हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद द्वारा। संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब चर्चा आ गई है महाभियोग प्रस्ताव की, तो इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल बनते हैं। तो जो महाभियोग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 61 में। कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। और देखिए, महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के साथ है। इसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, जबकि अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं, उनके लिए रिमूवल मोशन होता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट है। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना कार्यपालिका से संबंधित कार्यवाही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इम्पीचमेंट और रिमूवल मोशन में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि जो इम्पीचमेंट है वो विधायिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि जो रिमूवल मोशन है आपका वो कार्यपालिका के संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालन किया जाने वाला कृत्य है जो कि संविधान के उल्लंघन पर ही होता है। यानी अगर राष्ट्रपति का महाभियोग आ रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, तो वो केवल और केवल संविधान के उल्लंघन पर ही होगा। यह उल्लंघन एक राजनैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय संसद के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। साथ ही साथ प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन के नोटिस देना चाहिए। देना
चाहिए, कंपलसरी है कि 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को नोटिस मिलना चाहिए। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत का प्रस्ताव है ये। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं या वकील से माध्यम से रखेगा। दूसरा सदन भी उसे विशेष बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा या हट जाएगा। तो देखिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है कि पहले तो 1/4 का सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। समर्थन होने से के बाद उसे 14 दिन पूर्व नोटिस होनी चाहिए। विशेष बहुमत से लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए। प्रस्ताव की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इसमें अपना पक्ष स्वयं या वकील के माध्यम से रखेगा। तो ये जटिल प्रक्रिया है और केवल संविधान के उल्लंघन पर ही उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61। उम्मीद है कि महाभियोग से संबंधित अब कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? चलिए बताइए। अमेरिका, जापान, रूस, सोवियत संघ, या रूस बोलते हैं, या सोवियत संघ, आयरलैंड। कहां से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहां से ली गई है, इस प्रश्न में आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएसए से। अमेरिका या यूएसए से राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है वो ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसको तो पहले बता ही दिया मैंने डिस्क्राइब करते समय। 54, 61, 75, 62। जल्दी बताइए कौन सा सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 61। 61 में महाभियोग का प्रस्ताव की प्रक्रिया लिखी हुई है और ये लिया कहां से गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपको बता चुका हूं मैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे हम एकल संक्रमणी मत पद्धति बोलते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया या प्रावधान दिए गए हैं। निर्वाचक मंडल में मैं बता ही चुका हूं कि दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुनते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार हो सकते हैं कोई एक नागरिक, कोई एक व्यक्ति, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 35 साल का हो, बस उसकी उम्मीदवारी लोकसभा का सदस्य बनने की हेतु योग्यता होनी चाहिए और लाभ का पद धारण नहीं किए होना चाहिए। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं, चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। विधान परिषद इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यता रखता है? यानी जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता, जिसके लिए मैंने आपसे बात की कि कोई भी व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति, यदि वो वर्तमान में राष्ट्रपति है तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 51, 52, 57, 55। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 57। 57 आर्टिकल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है,
हो सकता है वो वर्तमान में हो या फिर वो पहले राष्ट्रपति रह चुका हो, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो इस प्रश्न की जो सही आंसर था वो था आर्टिकल 57। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। सबको पता होगा, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। चुनाव में यदि कोई विवाद आता है तो निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आगे वही प्रश्न आ गया जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति, संसद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। वैसे भी भारत में हर कार्य राष्ट्रपति जो करता है वो मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब मंत्रिमंडल की जो सलाह होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह अपने आप होगी, तो क्योंकि वो मंत्रिमंडल का मुखिया है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। मतलब जो देश में राष्ट्रपति की स्थिति है वैसे ही राज्य में किसकी स्थिति होगी? तो राज्यपाल की। तो अपने आप क्लियर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति हैं राज्यपाल की नियुक्ति के समय किसकी सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री की। और राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। 1, 2, 3। अध्यादेश यानी ऐसा आदेश जब संसद का सत्र चल ना रहा हो और तुरंत किसी कानून की आवश्यकता सरकार को महसूस होती है तो उसे बोलते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा कानून जब संसद सत्र में ना हो, यानी विश्रांति काल में हो। ये आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कब? जब संसद सत्र में ना हो, यानी संसद का विश्रांति काल हो। ठीक है। और अध्यादेश कितने महीने तक प्रभावी रहेगा? 6 महीने। कितना? 6 महीने। अब बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा डीप में समझने की जरूरत मुझे लग रहा है कि है। ठीक है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हो, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी भी अधिनियम का होता है। यानी अध्यादेश अधिनियम के बराबर ही शक्ति रखता है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा जब संसद सत्र में आ जाएगा, और सत्र में आने के 6 सप्ताह की समाप्ति या उससे पहले ही इसको अनुमोदित कर लेना आवश्यक है, वरना ये अपने आप समाप्त हो जाता है।
यानी देखिए अध्यादेश जारी हो गया और संसद का सत्र बाद में शुरू हुआ, तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की समाप्ति तक ये आदेश को अनुमोदन आवश्यक है। कहाँ? संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा ये किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है। और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश का सवाल है, कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। यानी राष्ट्रपति कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जो संविधान के सम्मत ना हो। उम्मीद है कि आपको अध्यादेश से संबंधित सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि अध्यादेश ऐसा आदेश जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति समझता है कि तुरंत सरकार को किसी कानून की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी करता है। 6 महीने तक प्रभावी है। संसद सत्र में आ गया तो 6 सप्ताह के अंदर इसको अनुमोदन की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसा कोई अध्यादेश राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकता है जो संविधान सम्मत ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6 सप्ताह। चर्चा हो भी चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। किसी भी विधि यानी कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति को यदि आवश्यकता महसूस होती है तो वो किसी भी विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति रखता है, क्योंकि विधि की व्याख्या करने की सर्वोच्च संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो जब किसी विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति को कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत महसूस होगी, तो वो किस संस्था से लेगा? विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार रखता है आर्टिकल 143। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति रखता है? चर्चा भी हो गई पहले ही। 32, 129, 143, 132। प्रश्न का सही जवाब होगा, हम सभी को पता ही हो गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 143। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जितने लोग नए जुड़े हैं सबसे पहले तो वो वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न जो हैं वो आसान भी लग रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन समझ में भी आ रहा होगा। और बाद में वीडियो को रिमाइंड करके सारी बातें एक जगह नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपका नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होता चलेगा। और इसका जो प्रश्न है इनका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ जा कर के प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, यह आपको बताना है। 2, 12, 10, 14। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। 25वां, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? यानी 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। लेकिन जिन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है वो कौन है? एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर कि किन को मनोनीत करेगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। प्रश्न का सही जवाब हम लोगों को सभी को पता होगा, ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो
सबको पता होगा इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे आपको बताना है, यानी जैल सिंह, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। समझ लीजिए, रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल नॉलेज। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न 28वां, सबसे लंबे समय तक भारत में राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीवी गिरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, ए सी दोनों। प्रश्न का सही जवाब है कौन सा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई। राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, जाकिर हुसैन। इन प्रश्नों का आंसर तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। प्रश्न नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। प्रश्न नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। यानी जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। 72, 74, 75, 85। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 के अनुसार अनुच्छेद 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। हालांकि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में यह निर्णय दिया था, उस वाद का नाम था रामजस कपूर बनाम शेर सिंह वाद। उसमें यह कहा था कि जो संसदीय सरकार में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित है, ठीक है। और 42वें और 44वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी जो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देगी। इस अनुच्छेद में कहीं यह नहीं लिखा था कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन जो ब्रिटिश परंपरा चली आ रही थी उसके अनुसार यह माना जाता था कि वो बाध्य है। 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 का जो ये स्टेटमेंट था इसको बदल दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा। 74वें के अनुसार एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु अगर वो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दी गई तो उसके अनुरूप कार्य करना होगा। मतलब जो सलाह दूसरी बार उसे मिली उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। अनुच्छेद 74 में ये सारी बातें कही गई हैं। तो ध्यान देने वाली 2 बातें थी, कौन कौन सी
कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व यानी 76 से पूर्व राष्ट्रपति यद्यपि प्रधानमंत्री की सलाह को मना नहीं करता था, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि वो बाध्य होगा। लेकिन 42वें में चेंज किया गया, 74 में स्टेटमेंट जोड़ी गई कि अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा। 44वें में फिर संशोधन किया गया 74 में और कहा गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा जो सलाह मिलेगी उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35। भारत एक गणतंत्र है, हम सभी को पता है। यहां गणतंत्र का क्या मतलब है? ए, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। शासक राजा या रानी होते हैं, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है, या राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हम सभी को पता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, पहले कर भी चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये बात सही है। ये थे आज के 35 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब लास्ट में एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अनुच्छेद संविधान में दिए गए हैं प्रमुख। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि दी गई है कि 5 साल तक कार्य करेगा। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी वर्तमान या फिर कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति होने के लिए योग्य होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं यानी कैसा आदमी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो 35 साल का होना चाहिए, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात आपको पता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान किया गया है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है, ये दिया गया अनुच्छेद 62 में। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को और प्रमोट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार चैनल को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लिंक आप सभी लोगों के पास होता ही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। आपके मित्र, दोस्त, यार, भाई, बंधु जो भी हैं इस वीडियो से अगर लाभ उठा सकते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए आप लोग। और साथ ही साथ वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं वो सारी नोट भी कर सकते हैं, इससे आपका नोट्स भी बनता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।